आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। इस समय अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे तो आपको 3 जगह से अलग अलग तरीके की फुटेजेस देखने मिल रही होंगी और इन फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि हवा से आग बरस रही है। क्लीशे हो गया, राइट? वेल, रियलिटी यही है कि हवा से आग बरस रही है, भले ही कितना भी क्लीशे लगे। इस समय फुटेजेस बेसिकली 3 अलग अलग जगहों से आ रही है। मॉस्को की इमेजेस तो आपने देखी ही होंगी और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर इमेजेस हैं। एज सच अगर आप मॉस्को की बात करेंगे तो मॉस्को ओब्लास्ट वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डिफेंडेड जगहों में से एक है और यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से लगातार इस तरीके के अटैक्स किए जा रहे हैं। दूसरी ओर ईरान और यूएस के बीच में सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है और ईरान की तरफ से मेनलैंड यूएस के ऊपर अटैक नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि मेनलैंड यूएस ईरान की रेंज से बाहर है, लेकिन गल्फ में यूएस के जितने भी बेसेस हैं उन सभी के ऊपर ईरान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। और यहाँ पर यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि कतर में, यूएई में, कुवैत में, बहरीन में यूएस के जितने भी बेसेस हैं वो काफी वेल डिफेंडेड एयर बेसेस हैं और ये डिफेंस केवल बेस के ऊपर मौजूद सिस्टम्स की वजह से नहीं है। आसपास वहां पर यूएस के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं और इन स्ट्राइक ग्रुप्स के साथ में जो डीडीजीज चलते हैं उनके ऊपर एजस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं और ये कॉम्बो इंश्योर करता है कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। इन सब चीजों के बावजूद जॉर्डन में यूएस के बेस के ऊपर अटैक होता है और इस अटैक में बहुत ज्यादा मिसाइल सिस्टम्स यूज नहीं हुई हैं। अगर पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स की बात की जाए तो लगभग 10 मिसाइल सिस्टम्स ईरान की तरफ से यूज की गई थी और इन स्ट्राइक्स में कम से कम 3 यूएस सोल्जर्स मारे गए। लेकिन अगर आप तीसरी जगह की बात करें तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। बात हो रही है यूक्रेन की कैपिटल कीव की। देखिए, नेटो का पूरा कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर कीव को बचाने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा पेट्रियट से लेकर आईआरएसटी जैसे सिस्टम्स भी वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं और इन सभी चीजों के बीच में रशियन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कीव के ऊपर आकर गिरती हैं और जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। इस चीज को लेकर जेलेंस्की की तरफ से ट्वीट किया गया है और उन्होंने बताया है कि लगभग 120 ड्रोन्स और 40 मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया गया है। अब अगर जेलेंस्की इसको आज तक का सबसे बड़ा अटैक कह रहे हैं तो नेचुरल है कि ये नंबर्स कंपैरेटिवली एग्जैजरेटेड होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इन नंबर्स को देखें तो 120 ड्रोन्स और 40 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। इस तरीके की कैपेसिटी इस समय वर्ल्ड के सभी बड़े पावर्स के पास में पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि इस तरीके की वॉर्स सस्टेन्ड वॉर्स है, यानी कि सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स आप एक दिन में नहीं चला सकते। आपके पास में कैपेसिटी होनी चाहिए कि जब वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स यूज हो उस स्टॉक को दोबारा पूर्ण करने के लिए आपके पास में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी होनी चाहिए। यही कारण है कि इस तरीके के अटैक्स हमेशा वेव में किए जाते हैं और आप देखेंगे कि सडनली एक दिन सिग्निफिकेंट तरीके से मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन्स का प्रयोग होता है और अगले कुछ दिनों तक चीजें स्लो हो जाती हैं। नेवरदलेस ये सारे के सारे डेवलपमेंट एक चीज अंडरस्कोर करते हैं, आपके पास में एक प्रॉपर रॉकेट फोर्स होनी चाहिए और उसका डेटरेंस बहुत सिग्निफिकेंट है। भारत के केस में इस समय कोई डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स नहीं है और अगर आप अपने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स की बात करें तो ये आर्मी और एयरफोर्स के अंदर एम्बेडेड है। आर्टिलरी के साथ में आपके मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स अवेलेबल हैं। वहीं पर ब्रह्मोस जैसे सिस्टम्स की बात करें तो वो आर्मी और एयरफोर्स दोनों के पास में। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो भारत में इनको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं बनाया गया। हालांकि पिछले कुछ समय से भारत सरकार की तरफ से इस डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट किया गया है और प्रलय से लेकर अग्नि प्राइम तक ये दोनों एफर्ट टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले हम लोगों की एक डीआरडीओ साइंटिस्ट से बात हुई थी जो प्रलय प्रोग्राम से एसोसिएटेड थे और उन्होंने बताया था कि पहले प्रलय प्रोग्राम को लेकर भारत सरकार के अंदर ही 2 मत थे कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, लेकिन अब एटलीस्ट इसको लेकर एक क्लैरिटी आ चुकी है और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस इनडिसीजन के चलते प्रलय प्रोग्राम काफी डिले हुआ है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। हालांकि अभी भी रॉकेट फोर्सेस को लेकर एक क्वेश्चन है कि क्या रॉकेट फोर्सेस एक अलग से आर्म हो सकता है या इसको आर्मी और एयरफोर्स के अंदर एम्बेडेड ही रहना चाहिए। एयरफोर्स वेटरन्स की तरफ से जो जस्टिफिकेशन दिया जाता है वहां पर कहा जाता है कि एयरफोर्स के पास में अपनी खुद की आईएसआर कैपेबिलिटीज हैं और एनिमी को स्ट्राइक करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, कमांड एंड कंट्रोल चाहिए होता है, नेविगेशन चाहिए होता है। ये सारा कुछ एयरफोर्स के पास में ऑलरेडी मौजूद है। ऐसे में चीजों को आप डुप्लीकेट क्यों करेंगे? हालांकि जिन लोगों का मानना है कि रॉकेट फोर्स होनी चाहिए उनकी तरफ से कहा जाता है कि रॉकेट फोर्स स्पेशलाइज्ड होगी और वो फोकस कर पाएगी इन लॉन्ग रेंज चीप ड्रोन्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर। बात घूम फिरकर पहुंचती है उस स्पेशलाइजेशन के ऊपर जो एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स को चाहिए और ये डिसीजन भारत सरकार को लेना पड़ेगा। रॉकेट फोर्सेस को लेकर अगर भारत सरकार एयरफोर्स के रिजर्वेशन को एक्सेप्ट करती है तो भी एयरफोर्स के अंदर एक आर्म के तौर पर इस चीज को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, क्योंकि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो चीजें कर सकती हैं वो हम लोग अभी चारों तरफ देख रहे हैं।
रियलिटी ये है कि रॉकेट फोर्स के साथ में एक सिग्निफिकेंट डिटरेंस आता है और एनिमी को ये चीज पता रहती है कि अगर चीजें एस्केलेट होती हैं तो उनको भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।